नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड और बीए ऑनर्स पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड के लिए तैयार किया गया है। इससे पहले की वीडियो में हमने राजा के कार्य और मंत्री परिषद संबंधी विचारों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था। इस वीडियो में हम मंत्री परिषद संबंधी विचार, मनु के युद्ध संबंधी विचार आदि के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि राज्य की उत्पत्ति दैवीय मानी है और राज्य को या राजा को सावयव रूप मनुस्मृति में माना गया है कि वो कई अंगों से मिलकर बना है और वो 7 अंग बताए जिसको सप्तांग सिद्धांत कहा है। उसमें एक अंग है स्वामी के बाद में अमात्य। अमात्य का मतलब मंत्री या प्रधानमंत्री है या अन्य कई मंत्रियों से है। राजा अकेला प्रजा के सभी कार्यों को संपन्न करने में सफल नहीं हो सकता, इसलिए मंत्रणा के लिए उसे अन्य लोगों की सलाह और मंत्रणा की आवश्यकता होती है। अतः मनु ने मनुस्मृति में मंत्री परिषद का गठन की बात कही है। मंत्री परिषद के सदस्यों, कार्यों एवं संख्या तथा दायित्वों के बारे में मनु ने मनुस्मृति के 7वें अध्याय में विस्तार से विवरण किया गया है। उन्होंने लिखा है कि जो कार्य सरल होते हैं उन्हें भी अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। अतः राज्य कार्य जैसा कठिन कार्य को करने के लिए वंश परंपरा के आधार पर योग्य, शूरवीर, श्रेष्ठ कुल से उत्पन्न 7 या 8 मंत्रियों को नियुक्त करना चाहिए। मनुस्मृति में मंत्रियों के स्थान पर सचिव शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि मंत्री परिषद के कितने व्यक्ति हों, मंत्री परिषद में कितने व्यक्ति हों, वो कैसे हों, उनके बारे में बताया है। उनकी योग्यता क्या हो इसके बारे में उन्होंने बताया कि वंश परंपरा पहली योग्यता है। मंत्री योग्य भी हो और अनुभवी भी हो। मनु ने लिखा है कि राजा को अपनी मूल सेवा करने वाले अथवा परंपरागत सेवकों में से ही मंत्री नियुक्त करने चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ लोग राजा के विशेष विश्वास के होते हैं, उन लोगों में से ही मंत्री नियुक्त करने चाहिए। पिता और पितामह के समय से ही मंत्री पद पर कार्य करने वाले वंश के चतुर और बुद्धिमानों को ही मंत्री नियुक्त करना चाहिए। यानी कि उस व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करे या सचिव नियुक्त करे जिसके पिता और पितामह यानी कि दादाजी भी इस पद पर कार्य कर चुके हों, ताकि उनमें वो गुण और योग्यता और विश्वास हो कि वो राजा को अच्छी और सही सलाह देंगे। दूसरा है शास्त्रों का ज्ञान। मंत्री बनने के लिए पहली जो योग्यता बताई वो वंश परंपरा है, दूसरी है शास्त्रों का ज्ञान। यानी कि वो व्यक्ति ज्ञानी होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान उसको हो। मनु का मत है कि उच्च कुल में पैदा होना ही मंत्री पद के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि किसी उच्च वंश में या कुल में पैदा हुआ व्यक्ति मंत्री बने
ये मंत्री पद के लिए पर्याप्त योग्यता नहीं है। अपने कार्य में दक्षता होनी चाहिए। एक मंत्री को त्रयी विद्या में पारंगत होना चाहिए। इसके अलावा त्रयी पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ और काम का भी ज्ञान होना चाहिए। त्रयी विद्या मतलब धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामशास्त्र, इन सब का ज्ञान जिस व्यक्ति को हो उसको मंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए। शूरता तीसरी योग्यता है मंत्री परिषद के सदस्य बनने के लिए। राज्य में उत्पन्न होने वाली गंभीर समस्याओं का सामना करने के लिए मंत्री को शूरवीर होना चाहिए। मंत्री आपातकाल में शांति, धैर्य, विवेक, दृढ़ता तथा स्थिर बुद्धि से कार्य करते हुए अडिग रहना चाहिए, जिसमें शूरता हो, धैर्य हो, शांति हो, विवेक हो, दृढ़ता हो, स्थिर बुद्धि हो। ऐसे व्यक्ति को मंत्री परिषद में स्थान देना चाहिए। चौथी योग्यता जो मनुस्मृति में मनु ने बताई है, दृढ़ संकल्पी हो व्यक्ति। प्रजा के हित में अनेक कार्य करने पड़ते हैं, अनेक योजनाएं बनानी पड़ती हैं और उनको लागू करना पड़ता है। इन कार्यों में आने वाली बाधाओं और कठिनाइयों से मंत्री को चलायमान नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। यानी कि हम सरल भाषा में कहें कि वो विपत्ति के समय डामाडोल स्थिति या मन को विचलित न करते हुए दृढ़ संकल्प कार्य के प्रति उसका हो, ऐसा व्यक्ति मंत्री बनने योग्य है। कुलीनता मनु कुलीनता को भी मंत्री परिषद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है। मनु कुलीनता पर भी बहुत जोर देता है। एक मंत्री या व्यक्ति कुलीन अपने वंशानुगत गुणों से परिपूर्ण होता है। उसके जन्म से ही उसमें शालीनता, शिष्टाचार, कुशलता तथा गौरव और आदर्शवादिता के गुण विद्यमान रहते हैं। कुलीनता मतलब उसमें उसके व्यवहार में शालीनता हो, शिष्टाचार हो, कुशलता हो तथा गौरव और आदर्शवादिता के गुण उसमें विद्यमान होने चाहिए। छठी योग्यता जो मनुस्मृति में बताई गई है, निस्वार्थता। उच्च चरित्र का व्यक्ति ही निस्वार्थ हो सकता है। ये सही है कि जिसका चरित्र उत्तम होगा वो व्यक्ति अपने अलग पहचान भी स्थापित करता है और ऐसा व्यक्ति निस्वार्थ हो सकता है। वह किसी भ्रष्टाचार व दुराचार में नहीं फंसेगा। राजपद पर रहते मंत्री अनेक आकर्षणों से घिरा रहता है, क्योंकि राजा का जो मंत्री होगा उसके पास धन की शक्ति, सैन्य शक्ति और कई सारे उसके आकर्षित करने वाले तत्व से वो घिरा रहता है। अगर वो स्वार्थी हो जाता है तो वो अपने वो कार्यों को संपन्न नहीं कर पाता और उसमें राजा और प्रजा दोनों का नुकसान होता है, हानि होती है। अतः सच्चरित्रवान तथा निस्वार्थी व्यक्ति ही किसी आकर्षण में न पड़कर अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है। सातवीं जो योग्यता मनु ने मनुस्मृति में बताई है, प्रतियोगिता परीक्षा। मनु मंत्रियों में योग्यता होना जरूरी मानता है, परंतु यह कैसे जाना जाए कि अमुक व्यक्ति योग्य है अथवा अयोग्य है। वंश परंपरा, कुलीनता, शास्त्रों का ज्ञान आदि का निर्णय तो आसानी से किया जा सकता है, परंतु चरित्र का ज्ञान आसानी से नहीं किया जा सकता। इसलिए परीक्षा में खरे उतरने पर ही उन्हें मंत्री पद दिया जाए। यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से
वंश को हम किस वंश का है ये आसानी से जान सकते हैं, किस परंपरा को मानता है ये आसानी से जानते हैं, कुलीनता है कि नहीं है, शास्त्रों में ज्ञान है कि नहीं है, इनका निर्णय तो आसानी से किया जा सकता है। परंतु चरित्र का ज्ञान आसानी से नहीं किया जा सकता। इसलिए चरित्र संबंधी परीक्षा का आयोजन भी करने की बात कहता है और उसमें सफल व्यक्ति को ही मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाना चाहिए। कुल मिलाकर मंत्रिपरिषद संबंधी विचारों में मनुस्मृति में मनु ने लिखा है कि मंत्रियों की संख्या या सचिवों की संख्या कम भी नहीं हो, ज़्यादा भी नहीं हो। कम होने पर हो सकता है कि वो सब लोग एक बुरे विचार पर सहमत होकर राजा को कोई सलाह दे दें और राजा गलत काम कर दे। ज़्यादा होने पर आपसी असहमति हो तो उसमें पक्ष विपक्ष हो जाते हैं। राजा किसकी सलाह को माने, किसकी मंत्रणा को माने, किसकी सलाह को मंत्रणा को नहीं माने। इसलिए वो कहता है कि 7 या 8 मंत्रिपरिषद के सदस्य होने चाहिए और उनकी योग्यता उसने निर्धारित की है। वंश परंपरा के आधार पर, कुलीनता के आधार पर, शास्त्रों ज्ञान के आधार पर, शूरता के आधार पर, दृढ़ संकल्प के आधार पर और निस्वार्थता के आधार पर और अंत में प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर। क्योंकि राज्य रूपी रथ को चलाने के लिए राजा एक अकेला पर्याप्त संसाधन नहीं है, उसको राज्य में अनेक कार्य करने होते हैं। अतः उन कार्यों में सलाह देने और उनको संपन्न करने के लिए अनेक व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। इसलिए मंत्रिपरिषद के गठन की बात मनुस्मृति में मनु ने कही है। वर्तमान समय में भी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की ज़रूरत होती है और मंत्रिपरिषद का गठन शासक द्वारा या मुखिया द्वारा किया जाता है और ये ज़रूरी है कि राजा को अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए अनेक लोगों की ज़रूरत होती है। इसलिए मंत्रिपरिषद का गठन होना चाहिए। परराष्ट्र नीति या विदेश नीति। परराष्ट्र नीति यानी कि दूसरे राष्ट्रों के साथ किस तरह की नीति को संपादित किया जाए, क्योंकि अपने स्वयं के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए दूसरों राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करने होते हैं। वर्तमान समय में भी वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे राजतंत्र हो, चाहे आधुनिक तंत्र हो, और चाहे गरीब राष्ट्र हो चाहे अमीर राष्ट्र हो, उन सब को अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए विदेश नीति का संपादन करना होता है और विदेश नीति का संचालित करने के लिए वो अपने हितों की पूर्ति के लिए, अपने जनता के संसाधनों की पूर्ति के लिए वो दूसरे राष्ट्रों से संबंध स्थापित करता है। अब वो संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया कैसी हो, इसके बारे में भी मनुस्मृति में मनु ने बताया है। विदेश नीति या परराष्ट्र संबंधी अथवा मंडल सिद्धांत में जिस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा उसके लिए षड्गुण नाम दिया है। यानी कि विदेशी संबंध अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्रों के साथ या परराष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित किए जाएंगे, उन्हें षट्गुण सिद्धांत के रूप में मनु ने बताया है। मंडल सिद्धांत का मूलाधार षट्गुण सिद्धांत ही है कि एक सफल शासक को सदैव शत्रुओं की संख्या कम से कम और मित्रों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए मनु ने 6 अंगों का या मंत्रों का विवरण दिया है। इन मंत्रों का जो प्रयोग देश काल परिस्थितियों के अनुसार किया जाना चाहिए, तभी एक राजा को विजयश्री प्राप्त हो सकती है। मनु ने षट्गुण नीति का उल्लेख मनुस्मृति के 7वें अध्याय व श्लोक 160 में किया है। पहला जो षट्गुण नीति का नियम है वो है संधि।
किसी विवाद को लेकर सबसे पहले संधि या समझौते की बात करने की बात मनुस्मृति में मनु ने बताई है कि यदि किसी पर राष्ट्र से मित्रता रखनी है या शत्रु राष्ट्र से किसी बात पर विवाद हो गया तो वहाँ बातचीत के द्वारा कोई संधि द्वारा उस विवाद का या अपने फायदे का लाभ लिया जा सकता है। राजा द्वारा संधि के बारे में मनुस्मृति ने बताया कि राजा द्वारा तात्कालिक अथवा भविष्य में होने वाले लाभ को दृष्टिगत रखते हुए किसी दूसरे राष्ट्र से मेल कर लेने को मनु ने संधि कहा है। संधि दो प्रकार की बताई है, समान कर्मा संधि और असमान कर्मा संधि। समान कर्मा संधि, इसमें दो राजा परस्पर यह वचन लेते हैं कि दोनों एक ही साथ शत्रु पर आक्रमण करेंगे, ये समान कर्मा संधि है। दूसरी जो संधि बताई असमान कर्मा संधि, इसमें दो राजा वचन लेते हैं कि शत्रु पर एक ओर से एक राजा और दूसरी तरफ से दूसरा राजा आक्रमण करेगा। संधि षटगुण नीति का पहला उपाय है संधि, और संधि दो बताई, समान कर्मा और असमान कर्मा। दूसरा है विग्रह। एक राजा द्वारा किसी दूसरे राज्य को जीतने अथवा उसे पीड़ित करने की इच्छा से किया गया सशस्त्र आक्रमण विग्रह कहलाता है। मनुस्मृति में इसके दो प्रकार बताए हैं, स्वयं के लिए किया गया विग्रह और मित्र के लिए किया गया विग्रह। विग्रह तभी किया जाना चाहिए जब राजा आश्वस्त हो कि मैं स्वयं तथा संपूर्ण प्रकृतियाँ मतलब राजा के अंग, मंत्री, मित्र, दंड, कोष, दुर्ग स्वस्थ हों, अच्छे हों, तभी उसको विग्रह का उपयोग करना चाहिए। तीसरा जो षटगुण नीति का उपाय है यान। यान का अभिप्राय मनु के अनुसार शत्रु पर आक्रमण करने से है। यह दो प्रकार का होता है, एकाकी यान और मित्र सहित यान। एकाकी यान में विजय विलासी या साम्राज्यवादी राजा शत्रु पर बिना किसी सहायता के आक्रमण करता है, और मित्र सहित यान में राजा मित्र की सहायता से आक्रमण करता है। यानी कि परराष्ट्र नीति संबंधों के संचालन के लिए षटगुण नीति के बारे में मनुस्मृति में बताया है संधि, विग्रह और यान। चौथा जो उपाय बताया है आसन। आसन का अर्थ है आक्रमण के लिए अवसर की प्रतीक्षा में मौन बैठे रहना। जब उसकी सेना, उसके मित्र, उसका कोष उसका साथ नहीं दे रहे हों और उचित अवसर नहीं हो, तब तक उसे मौन बैठे रहना चाहिए। ये दो प्रकार का होता है, अपने पूर्व के कर्म के कारण कमज़ोर हो जाने के कारण मौन बैठे रहना, और दूसरा आसन का जो कारण बताया, मित्र की सलाह से अवसर की प्रतीक्षा में मौन बैठे रहना। यानी कि आसन का अर्थ है उचित अवसर आने तक आक्रमण की प्रतीक्षा में मौन बैठे रहना या इंतजार करना ही आसन है। पांचवा जो उपाय षटगुण नीति का है, षटगुण का मतलब 6 नीतियों वाला सिद्धांत। आपातकाल में आत्मरक्षा के लिए किसी दूसरे बलवान राजा का आश्रय लेना या शरण प्राप्त करना संश्रय या आश्रय है। मनु के अनुसार संशय दो प्रकार का होता है। पहला है राजा द्वारा आपातकाल में शक्तिशाली राजा का आश्रय लेना, और दूसरा है राजा द्वारा पीड़ित हो जाने पर सज्जनों के साथ अन्य राज्य की शरण में चले जाना। और अंतिम और छठा जो उपाय षटगुण नीति का है, 6 नीतियों में से छठी नीति है द्वैधी भाव। जब एक राजा अपनी सेना के कुछ अंश को किसी स्थान पर सेनापति के अधीन रखकर स्वयं कहीं और रहता है,
तो ये नीति द्वैधी कहलाती है, यानी कि दोहरी नीति कहलाती है। जैसे राजा शत्रु को अधिक बलवान पाता है तो ऐसी स्थिति में उसे अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त कर एक स्थान पर स्वयं युद्ध करे और दूसरे स्थान पर शांत रहे। इस प्रकार से ये परराष्ट्र नीति संबंधों के संचालन के लिए 6 उपाय बताए हैं, 6 तरीके बताए हैं, जिनको षटगुण कहा है। इसमें है संधि, विग्रह, यान, संश्रय, आश्रय, आसन और द्वैधी भाव। इसी संदर्भ में हम इस वीडियो में मनु के युद्ध संबंधी विचारों की चर्चा करेंगे। मूलतः प्राचीन काल में छोटे छोटे राजाओं में आपसी विवादों के कारण युद्ध एक आम बात थी, युद्ध होते रहते थे। वर्तमान समय में शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए राज्यों के ऊपर, एक देशों के ऊपर या पूरे अंतर्राष्ट्रीय मानवता को शांति और सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा संगठन बनाया गया है। लेकिन प्राचीन समय में इस प्रकार का कोई संगठन नहीं था, इसलिए युद्ध छोटी छोटी बातों को लेकर प्राचीन समय में युद्ध आम बात थी। युद्ध संबंधी विचारों को मनु ने मनुस्मृति के 7वें अध्याय में उनका विस्तृत विवरण दिया है। मूलतः मनु युद्ध का पक्षधर नहीं है। उसका कहना है कि जब साम, दाम, भेद तीनों नीतियाँ के असफल हो जाने पर ही युद्ध का सहारा लेना चाहिए। मनु युद्ध शुरू हो जाने के बाद भी युद्ध नियमों की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि युद्ध भी धर्म युद्ध होना चाहिए, क्योंकि युद्ध भी 2 प्रकार के बताए हैं, धर्म युद्ध और कूट युद्ध। धर्म युद्ध की संज्ञा उस युद्ध को दी जाती है जिनमें सोए हुए व्यक्ति को न मारा जाए, असैनिकों से युद्ध न किया जाए, शरणागत योद्धा पर प्रहार न किया जाए। यानी कि धर्म युद्ध के कुछ नियम थे। रात को सोते हुए व्यक्ति पर आक्रमण न करे, असैनिकों को नुकसान नहीं पहुंचाए, शरण में आए योद्धा को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाए। स्त्रियों पर इसी प्रकार है, स्त्रियों पर हथियार नहीं उठाए। ये धर्म युद्ध की संज्ञा, ऐसे कार्यों को धर्म युद्ध की संज्ञा दी है। कूट युद्ध, जिन युद्धों में नैतिक नियमों तथा अधर्म के नियमों के आधार पर युद्ध किया जाए वो कूट युद्ध में माने जाते हैं और उनमें निम्न क्रियाएं समावेशित होती हैं। उसके नंबर 1, उसके अन्न, जल, ईंधन, भूसा आदि को नष्ट कर दिया जाए ताकि राजा को और प्रजा को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। अन्न को, जल को, ईंधन को और जानवरों के खाने के राशन को नष्ट कर दिया जाए। नंबर 2, शत्रु के तालाब, नहर, कुओं में जहर मिला दिया जाए। रात्रि में युद्ध के यंत्रों की सहायता से भयभीत किया जाए। ये कूटनीति है, यानी कि जो कुटिलता के द्वारा पानी के स्रोतों में जहाँ से प्रजा और जीव जंतु पानी पीते हैं उनमें जहर मिला दिया जाए और रात्रि में युद्धों के यंत्रों की सहायता से उनको भयभीत किया जाए। और नंबर 3, जो कूट युद्ध में जो क्रिया की जाती है, शत्रु पक्ष के सेनापति मंत्रियों को बेबस या उनको लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया जाए। इस प्रकार से ये कूट युद्ध के कुछ क्रियाएं मनुस्मृति में बताई है। युद्ध के लिए शुभ समय का निश्चय भी मनु ने बताया है। मार्गशीर्ष, फाल्गुन, चैत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। मनु कहता है कि यदि भूमि समतल हो तो रथ घोड़ों से, समुद्री युद्ध जहाज़ों से तथा नौसेना से, जल प्रदान स्थान हो तो नौकाओं से, और यदि स्थान वृक्षों से, झाड़ियों से युक्त हो तो धनुष बाणों से युद्ध लड़ना चाहिए। सेना में सबसे आगे कुछ शक्तिशाली योद्धाओं को रखा जाना चाहिए।
युद्ध में सेना को आवश्यकता अनुसार छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाना चाहिए। इन टोलियों के नाम रखे जाने चाहिए तथा समय पर उन्हें स्पष्ट आदेश देते रहना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह सैनिकों का उत्साह और वर्धन करते रहे और समय समय पर सैनिकों का परीक्षण करता रहे। वह सेना के वीरों का हौसला बढ़ाता रहे कि अगर हमें विजयी हुए तो पुरस्कार प्राप्त होगा और मृत्यु को प्राप्त हो गए तो स्वर्ग प्राप्त होगा। ऐसे उत्साहवर्धन के लिए राजा को अपने सैनिकों और सेनापतियों को समय समय पर हौसला अफजाई के लिए ऐसा कार्य करते रहना चाहिए। युद्ध के कुछ उसने नियम बताए हैं। मनु युद्ध के पक्षधर नहीं थे, लेकिन अगर युद्ध शुरू ही हो जाता है तो राजा को वीरता और बहादुरी के साथ सभी साधनों का उपयोग करते हुए विजय प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन फिर भी वह धर्म युद्ध ही होना चाहिए। जो युद्ध का पहला नियम है, युद्धरत राजा या योद्धा को कूट शस्त्रों, बाहर से जो लकड़ी का शस्त्र लगे लेकिन अंदर से घातक तीक्ष्ण शस्त्र हो, तीक्ष्ण बाणों अर्थात विषयुक्त बाणों तथा अग्नि से प्रज्वलित शस्त्रों से शत्रु पर वार न करे। पहला जो नियम बताया है कि कूट शस्त्रों का उपयोग नहीं करे। कूट मतलब छिपे हुए, जो बाहर से कुछ अलग दिखता हो और अंदर से कुछ अलग निकलता हो, ऐसे शस्त्रों का, विषयुक्त बाणों का और अग्नि से प्रज्वलित शस्त्रों का उपयोग युद्ध में नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा नियम, राजा को चाहिए कि वह रथ को छोड़कर जमीन पर खड़े हुए नपुंसक हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा ही हूँ, ऐसा बोलकर प्रार्थना कर रहे हैं, योद्धा पर प्रहार न करे। मतलब शरण में आए हुए कमजोर निर्बल व्यक्ति पर वो आक्रमण न करे। तीसरा, सोते हुए कवचहीन शस्त्रहीन दूसरे के साथ युद्ध कर रहे योद्धा को राजा द्वारा नहीं मारा जाना चाहिए। और चौथा जो नियम बताया, रोगी को जिसका हथियार टूट गया हो, पुत्र के शोक से दुखी हो, डर कर भाग रहे सैनिकों पर भी आक्रमण नहीं करना चाहिए। उनको भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। अब युद्ध में हार हो या विजय हो, उसके बाद की व्यवस्था के बारे में भी मनुस्मृति में बताया गया है। राजा केवल हारे हुए राजा से बहुमूल्य रत्न, सोना चांदी तथा भूमि ही रखे तथा अन्य सामग्री अपने योद्धाओं को अपने पराक्रम के हिसाब से उनमें बांट दे। दूसरी व्यवस्था क्या करे, विजित राज्य की जनता के साथ उदारता व सहिष्णुता का व्यवहार करे। तीसरी व्यवस्था क्या करनी है, युद्ध के पश्चात विजित राज्य के प्रशासन हेतु पूर्व शासक के वंश के ही किसी व्यक्ति को राजा बनाकर समझौता कर लेना चाहिए। चौथा जो व्यवस्था के बारे में बताया है, विजित राज्य के निवासियों के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप उस राजा को नहीं करना चाहिए जिसने दूसरे राज्य की सीमा को या राजा को पराजित करके उसके ऊपर अपना अधिकार स्थापित किया है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने मनु के मंत्री संबंधी विचार, मनु के परराष्ट्रनीति संबंधी विचार और मनु के युद्ध संबंधी विचारों के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में हम मनु के दूसरे किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।